सो वी हैव डेल्ड विथ पब्लिश्ड आर्काइव पिछले लेसन में। अभी हम देखेंगे प्राइवेट आर्काइव्स क्या होते हैं। सो नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट आर्काइव्स यानी ये होंगे कंप्राइज पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज ऑफ नोट। जो हमारे पब्लिक आर्काइव्स थे, ठीक है, पब्लिक आर्काइव्स जो थे वो गवर्नमेंट के थे या फिर यूरोपियंस के थे या जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स थे उनके ज़रिए मेंटेन किए जाते थे। लेकिन प्राइवेट आर्काइव्स जो होंगे वो इंडिविजुअल लोगों के होंगे या कलेक्टिवली फैमिलीज के होंगे, बट कोई आम फैमिली की हम बात नहीं कर रहे हैं। फैमिली ऑफ नोट यानी कोई इम्पॉर्टेंट फैमिली। सो हु इज़ इम्पॉर्टेंट फैमिली, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी ऐसे लोग या ऐसी फैमिलीज जिन्होंने मॉडर्न इंडिया के स्ट्रगल में उसकी अपलिफ्टमेंट में काम किया है। और ये जो पेपर्स होंगे ऑफ एमिनेंट लीडर, इम्पॉर्टेंट बड़े लीडर्स के होंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट के। और फॉर एग्जांपल ये जो रिकॉर्ड्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। ये जो डॉक्यूमेंट्स है फॉर एग्जांपल आईएनसी के, वो आज भी हाउस्ड हैं, यानी हमें मिलेंगे कहाँ, इन द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो कि है न्यू दिल्ली में, ठीक है। सो हमने देखा कि वो इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं, फैमिलीज के हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने आईएनसी का देखा। द आर्काइव्स ऑफ बैंक्स, बिजनेस हाउसेस या फिर चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो हैं ये भी एक्सट्रीमली हेल्पफुल है हमें जानने के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और स्पेसिफिकली कौन सा सेक्शन ऑफ हिस्ट्री, तो इकोनॉमिक सेक्शन की। अगर हमें इकोनॉमिकली देखना है कि मॉडर्न इंडिया की क्या कंडीशन थी तो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स और बैंक डिटेल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं अलग टॉपिक पर जो कि है फॉरेन रिपोजिटरीज। फॉरेन यानी नॉन इंडियन, ओके, जो हमारे देश में अभी नहीं है। रिपोजिटरीज, ओके, जहाँ पर चीज़ें स्टोर की गई हैं। अब जैसा कि हमने जाना कि कुछ जो थे यूरोपियन पावर्स वो इंडिया से जाने से पहले काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स और आर्काइव जो है अपने देश भेज चुके थे, तो उसके डिटेल से हम जानते हैं। A vast body of historical material related to the history of modern India is available in the repositories of erstwhile imperialist powers। जो हमारे यहाँ imperialist power थी, यानी जो हम पर रूल करते थे, जो कि कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। वो इम्पेरियलिस्ट थे, वो हम पर रूल करते थे, उनका हम पर कब्जा था। ये जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करते थे, साथ ही साथ अदर कंट्रीज में भी। अब ऐसा तो था नहीं कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी जो थी सिर्फ इंडिया थी, ठीक है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी थे, साथ ही साथ फॉर एग्जांपल अफ्रीका में भी थे, और ऐसे बहुत सारी उनकी डिफरेंट कॉलोनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड थी। तो इनके जो रिकॉर्ड्स है और इनकी जो रिपोजिटरीज है वो हमें डिफरेंट प्लेसेस पर मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर है द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, ओके, लंदन में, वहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। साथ ही साथ एक ब्रिटिश म्यूज़ियम है, वहाँ के भी जो रिकॉर्ड्स हैं और जो आर्काइव्स है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है विथ रिगार्ड टू हमारी इंडियन हिस्ट्री के। जो द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है उसमें इतने हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। किस ताल्लुक के डॉक्यूमेंट्स, तो वो हमारे वहाँ पर हमें मिनट्स मिलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। मिनट्स क्या होते हैं, मतलब उस कोर्ट में क्या हुआ, मतलब लाइन बाय लाइन चीज़ें वहाँ पर मेंटेन्ड की गई हैं, स्टेज बाय स्टेज कैसे प्रोसीडिंग्स हुई, सो उसे हम मिनट्स कहते हैं। कोई भी मिनट मीटिंग के मिनट्स लिखे जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा जनरल कोर्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चलता था ऑफ कोर्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, फिर जो वेरियस कमेटीज बनाई गई थी, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो कमेटीज और कमीशंस बनाई जाती थी, राइट, तो वो लोग अपनी रिपोर्ट पेश करते थे,
तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये भी वहाँ पर हमें मिलेंगी। देन जो करस्पॉन्डेंस ऑफ मिनट्स हैं ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ कमीशन फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सी ब्रिटिशर्स का यहाँ पर इंडिया में एक ऑफिसर होता था जिसे हम कहते थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, एक तरीके से उनका ये हाई सिविल ऑफिसर होता था। जैसे हमारे यहाँ आज आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं एक तरीके की बड़ी पोस्ट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। सो आप सोच सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस के होंगे वो कितने इम्पॉर्टेंट और ऑफिशियल हो सकते हैं। इवन जो इंडिया के लिए काउंसिल थी उसके डॉक्यूमेंट्स भी, ये सब हमें आज भी लंदन के म्यूजियम्स में मिलते हैं। और जो ब्रिटिश म्यूजियम की अगर हम बात करें तो ये पजेस करता है कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑफ ब्रिटिश वाइस रॉयज, अगेन सेक्रेटरीज जो डिफरेंट स्टेट्स के लिए बनाए जाते थे, और बहुत सारे हाई रैंक सिविल साथ ही साथ मिलिट्री ऑफिशियल्स के जो ऑल ओवर इंडिया पोस्टेड थे। सो ये सारे बहुत ही ऑफिशियल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडिया में नहीं हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ये सब डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं आज, इंग्लैंड में है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है फॉरेन रिपोजिटरीज, नॉट इंडियन रिपोजिटरीज। ठीक है, ये जो आर्काइव्स हैं वो मिशनरी सोसाइटीज़ के भी हैं। अब जैसे कि हमने देखा कौन होते हैं मिशनरी सोसाइटीज़, तो ये लोग जो होते हैं मिशनरीज जो होते हैं उनका मकसद होता है क्रिश्चियनिटी को फैलाना। ठीक है, इनका मकसद होता है क्रिश्चियनिटी को फैलाना और वो इसी के प्रोपोगेशन के लिए काम करते हैं। तो ये जो चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन है उनके पास भी बहुत कुछ है हमारी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में भी इंडिया में काम किया, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट में भी काम किया। कब? प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। ऑफ कोर्स 1947 से पहले तक जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्होंने एजुकेशन और सोसाइटी की फील्ड में काफ़ी काम किया। सो उनके रिकॉर्ड्स भी हैं, लेकिन अगेन नॉट इन इंडिया। फिर हम बात करते हैं सेकेंड यूरोपियन पावर की। अभी तक हम ब्रिटेन की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं पेरिस की। इसका मतलब विच पावर? यस, फ्रेंच पावर। सो जो आर्काइव्स नेशनल पेरिस है वहाँ पर जो आर्काइव्स हैं ऑफ कोर्स किसकी है? फ्रेंच मिनिस्ट्रीज़ की है, फॉरेन अफेयर्स की। ये हमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में देंगी? उनकी जो कॉलोनीज थी और जो उन्होंने वॉर्स लड़ी, ये सब जो रिकॉर्ड्स हैं वो डेफिनेटली लाइट थ्रो करेंगे हिस्ट्री पर, जो डिफरेंट फ्रेंच पोजेशंस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। साथ ही साथ उनकी कॉलोनीज में क्या कंडीशन थी सोसाइटी की, कैसी उनकी पॉलिटिक्स थी और क्या उनके सिस्टम्स थे। जो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं ये सब हम अभी तक फ्रांस की बात कर रहे थे। अब अगर हम उसके बाद थर्ड यूरोपियन पावर की बात करते हैं तो द रिकॉर्ड्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये जो है अवेलेबल है रिचसार शीफ में जो है हेग में। एंड अगर हम डैनिश या पोर्चुगीज़ लोगों की बात करें सो इनके रिकॉर्ड्स अगर डैनिश की बात करें तो कोपनहेगन और पोर्चुगीज़ के हेडक्वार्टर यानी लिस्बन में है। इसका मतलब जो हमारे पास आर्काइव्स इंडिया में हैं वो कंप्लीट आर्काइव्स नहीं है। आर्काइव्स हमारे पास इंडिया में है प्लस बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे सोर्सेज फॉरेन में है। जो यूरोपियन पावर्स अपने देश वापस गई हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स वो अपने साथ लेकर गई हैं। सो हमारे लिए फॉरेन रिपोजिटरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। लेकिन ये सब तो हमने अभी आर्काइव्स की बात की और स्पेसिफिकली यूरोपियन नेशन की बात की। लेकिन व्हाट अबाउट जो आर्काइव्स अभी पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस, प्री 1947 अब विभाजन होने से पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक अर्स्टवाइल इंडिया था। सो हमारे बहुत सारे जो आर्काइव्स हैं वो पाकिस्तान में भी हैं और अगेन ये भी फॉरेन है।
तो फॉरेन डिपॉजिटरीज में ही इसका भी शुमार होगा। जो वेस्ट पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑफिस लाहौर में है और जो रिकॉर्ड ऑफिस पेशावर में है, साथ ही साथ सिंध, ये सब बहुत ही इंफॉर्मेशनल चीज़ें अपने पास रखे हुए हैं और ये हमें हमारी रीजनल हिस्ट्री, हमारे इलाके की चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं और पूरा जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इन रिकॉर्ड्स के ज़रिए मिलती है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड्स हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसकी वजह से हमें रिलेशन विद अफ़गानिस्तान, ईरान और जो हमारे आगे के पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हमारा क्या रिलेशन था जब हम कॉलोनियल एरा में थे, यानी जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, तो उस वक्त जो इंडिया था उसके रिलेशंस कैसे थे अपने पड़ोसी मुल्क के साथ। और ये सारे रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मोस्टली सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान में है। सो ये जाना हमने अभी फॉरेन डिपॉजिटरीज के बारे में। अब अगला टॉपिक आता है जो कि है बायोग्राफीज, मेमोइर्स एंड ट्रैवल अकाउंट्स। तो ये क्या होते हैं? बायोग्राफी को हम कह सकते हैं जो आप बीती लिखी जाती है, जो भी किसी इंसान की, बायो मतलब ज़िंदगी होता है, लाइफ होता है, तो किसी भी इंसान की लाइफ के बारे में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, या हम खुद जो अपनी मेमोरीज को पेन डाउन करते हैं, मेमोइर्स लिखते हैं, या फिर जो हमने हमेशा देखा है कि एंशियंट इंडिया के टाइम से, राइट फ्रॉम एंशियंट इंडिया, भारत में हमेशा जो है ट्रैवलर्स आते रहे हैं और वो अपने अकाउंट्स लिखते रहे हैं और वो हमेशा एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। सो यही हुआ मॉडर्न इंडिया में। बहुत सारे ट्रैवलर्स ट्रेडर्स की शक्ल में या फिर मिशनरीज की शक्ल में आए, या फिर वो सिविल सर्वेंट्स जो इंडिया में आए वो भी अपने अकाउंट्स हमें देकर जाते हैं और उनका जो थर्ड पर्सन एक्सपीरियंस है और उनका जो इंडिया के बारे में इम्प्रेशन है, वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में, ये हमें बहुत ही इंसाइट देता है टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों के लिए क्या है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू विथ रिगार्ड टू इंडिया क्या है। और इनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ग्रुप जो था अमंग दीज राइटर्स वाज दैट ऑफ द मिशनरीज, जैसा कि हमने देखा। हु रोट, अब हमें ये देखना होगा कि ये मिशनरीज का इंडिया के बारे में इतना लिखने का मकसद क्या था, क्यों वो इंडिया के बारे में लिख रहे थे। उनके अपना अल्टीरियर मोटिव भी था। हु रोट टू इनकरेज देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज टू सेंड मोर मिशनरीज टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इवेंजलाइजिंग इट्स इनहेबिटेंट्स। ठीक है। इन मिशनरीज का लिखने का मकसद ये था कि यूरोपियन जो देश हैं वो जाने इंडिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा मिशनरीज इंडिया भेजी जाएं। किस चीज़ के लिए भेजी जाएं? इवेंजलाइजिंग के लिए। क्या होता है इवेंजलाइजिंग? इवेंजलाइजिंग का मतलब होता है टू कन्वर्ट, ओके, टू कन्वर्ट, रिलीजन कन्वर्जन। किस रिलीजन में? ऑफकोर्स क्रिश्चियनिटी में। तो इवेंजलाइजिंग मतलब लोगों का धर्म परिवर्तन करना क्रिश्चियनिटी में। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनका बहुत बड़ा एम यही था, इवेंजलाइजिंग। इसीलिए वो बहुत लिख रही थी इस पर्पस की वजह से। इसी जॉनरा में, इसी टाइप का एक लिखा गया था बिशप हेबर्स जर्नल जो थी, एंड एबे डुबोइस की एक बुक थी, उसका नाम है हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स, जो कि भारत में हिंदू समाज के बारे में हमें बताते हैं और उनके क्या रीति रिवाज रहे हैं मॉडर्न इंडिया के वक्त, उसके बारे में रोशनी डालते हैं। और ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताते हैं ऑफकोर्स हमारी सोसाइटी के बारे में और हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ थी, हमारी कैसे ज़िंदगी थी, उसके बारे में हमें बताते हैं। साथ ही साथ ये हमें बताते हैं कि भारत में कैसे डिक्लाइन हुआ इंडियन पावर्स का, कैसे हमारे जो नेटिव रूलर्स और राजा थे उनका डाउनफॉल हुआ और कैसे अल्टीमेटली जो ब्रिटिश का साम्राज्य है वो अपने राइज पर पहुंचा। जो सम इम्पॉर्टेंट जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे ट्रैवल अकाउंट्स लिखे हैं वो हैं जॉर्ज फॉस्टर, बेंजामिन हाइन, जेम्स बर्न्स। जेम्स बर्न्स की एक बहुत ही फेमस पीस ऑफ वर्क है जिसका नाम है नरेटिव ऑफ अ विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंधे।
देन अलेक्जेंडर बर्न्स ने लिखा है ट्रेवल्स इनटू बोखरा। सीजेसी डेविडसन की एक वर्क है दैट इज डायरी ऑफ ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया। अपर इंडिया मतलब हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया की। देन जॉन बटलर का जो वर्क है ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ असम, ये भी इम्पोर्टेंस का पात्र है। देखिए ये जितने भी नाम और जितने भी जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स या बुक्स या मेमोइर्स की चीज़ें आएंगी, यहाँ पर मोस्टली ये चीज़ें जो है आपको मैचअप में पूछी जा सकती हैं या फिर फाइंड आउट द रॉन्ग पैर में पूछी जा सकती हैं। सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे याद रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स की बात करें जो ब्रिटेन से नहीं आए थे बट इंडिया के बारे में लिखा, सो उनमें एक है विक्टर जैकमोंट। इन्होंने जो लिखे हैं लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग अ जर्नी इनटू द ब्रिटिश डोमिनियंस ऑफ इंडिया, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीर। ये उनका जो मेमोइर है या जो इनका ट्रैवल अकाउंट है ये सारे रीजन्स को कवर करता है, जैसे कि कश्मीर, डोमिनियन ऑफ इंडिया, तिब्बत, लाहौर, ये डिफरेंट स्टेट्स भी हम कह सकते हैं, डिफरेंट एरियाज एंड रीजन्स को कवर करता है। देन बैरन चार्ल्स का एक फेमस वर्क है दैट इज ट्रेवल्स इन कश्मीर एंड पंजाब। तो ये स्पेसिफिकली पंजाब और कश्मीर की सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताता है जो कि उन्होंने एज अ ट्रैवलर महसूस की है। विलियम मोरक्रॉफ्ट भी अनदर ट्रैवलर है, नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं विथ रिगार्ड टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज में। ये सारे जो ट्रैवलर थे और जो उन्होंने अकाउंट्स लिखे हैं वो इनडिस्पेंसिबल है। दैट मीन्स हम उनको खारिज नहीं कर सकते, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिलायबल है, नॉर्मली रिलायबल है। किस चीज़ के लिए? तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को। क्यों क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? सी हमारे पास सारे आर्काइव, सारे ऑफिशियल पेपर्स हैं, सेंटर के, स्टेट के, इवन हम जाकर फॉरेन डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रैवलर्स अकाउंट है ना, ये हमें सप्लीमेंट देते हैं, मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी है उसमें ऐड अप कर देते हैं। सो ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव से इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो जो हमारे ट्रैवलर्स अकाउंट है हम उसे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। Now let's move towards another type of sources of modern India जो कि है newspapers and journals। So जो newspapers और journals हैं of the 19th and 20th century published in English as well as different vernacular languages। ठीक है, जो न्यूज़पेपर और जर्नल्स थी वो दो भाषा में लिखी गई, दो तरह की। फॉर एग्जांपल एक तो इंग्लिश थी जो कि ब्रिटिश की भाषा थी, देन सेकंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो अभी ये समझना होगा कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। सो किसी भी रीजन या इलाके या देश की ज़बान जो वहाँ पर आम लोगों के ज़रिए बोली जाती है, तो जो मास लैंग्वेज होती है। जैसे कि हम अगर भारत की बात करें तो मेजॉरिटी इज टॉकिंग हिंदी, देन हमारे पास इतनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, देन हमारी एशियन लैंग्वेजेस, संस्कृत। इंडिया इज़ अ मल्टीलिंग्विस्टिक नेशन, हमारे यहाँ एक लैंग्वेज नहीं है। सो जितने भी सारे लैंग्वेजेस हमारी इंडियन लैंग्वेजेस जो बोली जाती थी वो सारी आएंगी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में, और एक दूसरा सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। सो जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स थी वो दोनों लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, दोनों तरह की लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। किस चीज़ के लिए? ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब हम जानते हैं कि अखबार या फिर न्यूज़पेपर जिसे हम कहते हैं उसका भारत में आगमन कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ। सो जो द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट जो किए गए थे टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर इन इंडिया, वो एक्चुअली देखा जाए तो वो मेड बाय डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, उसी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो नाराज़ होकर अपनी कंपनी से उसके राज फाश करने के लिए न्यूज़पेपर शुरू करना चाहते थे, ताकि वो शुरू करे और हकीकत सब लोगों को बता दे। किस लिए? टू सॉर्ट टू एक्सपोज द माल प्रैक्टिसेस, जो गलत चीज़ें हो रही थी कहाँ पर, कंपनी में, रिलेटेड टू प्राइवेट ट्रेड।
देखिए, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन मकसद था वो ट्रेडिंग था, तो अगर कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो कंपनी की ट्रेड की बजाय अगर अपनी प्राइवेट ट्रेड करने लगेंगे तो ये कंपनी के साथ भी धोखा होगा। और यही थी वो माल प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिसेस जो हो रही थी। तो 1776 में एक कंपनी के एम्प्लॉय थे, उनका नाम था विलियम बोल्स। सो बीइंग सेंसर्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर प्राइवेट ट्रेडिंग, he resigned from the company, okay, and announced his intention to publish a newspaper. So जो विलियम बोल्स थे, अपने रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब एक न्यूज़पेपर शुरू करने वाले हैं और वो सब चीज़ें उसमें बता देंगे। लेकिन जो था ऑफिशियल रिस्पॉन्स जो बोल्स की स्कीम को मिला, उसकी वजह से उनका जो प्लान था वो मटेरियलाइज होने से पहले ही बंद पड़ गया। यानी जो विलियम बोल्स थे वो न्यूज़पेपर शुरू नहीं कर पाए। बोल्स ने कहा तो था बट वो शुरू नहीं कर पाए। और अल्टीमेटली किसने पहला न्यूज़पेपर शुरू किया? तो अगेन वो फिर ब्रिटिश इंडिया के एम्प्लॉय ही थे। 1780 की बात है, जब जेम्स ऑगस्टस हिक्की, हम इनकी बात कर चुके हैं, जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम के शख्स ने पब्लिश किया फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, ओके, एंड उसका नाम था द बंगाल गैजेट, जिसे के कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता है। और मैंने आपको एक और नाम बताया था, इसे कहा जाता है हिक्कीज गैजेट ऑल्सो, क्योंकि उनका नाम ही था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। सो इसे हिक्की का गैजेट भी कहा जाता है। लेकिन अगेन हिक्की ने शुरू तो कर लिया बट विद इन 2 years, owing to his outspoken criticism of गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके न्यूज़पेपर को सीज कर लिया गया, उनके न्यूज़पेपर को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर रहे थे, वो गवर्नमेंट के राज फाश कर रहे थे। लेकिन ये बस एक शुरुआत थी, इसके बाद बहुत सारी पब्लिकेशंस जो हैं अपीयर होने लगी इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो द कैलकाटा गैजेट शुरू हो गया इंडिया में। उसके बाद मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड, ये सब जो है राइट आफ्टर सी टाइम पीरियड 1780 के बाद से 84, 88, 89 में हमें बहुत सारे और न्यूज़पेपर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बॉम्बे हेराल्ड है, इसे शुरू किया था विलियम एश बर्नर ने। अगेन जो स्टार्टिंग के नाम होंगे वो सारे ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स ही होंगे, क्योंकि उनके पास ही वो मीन्स थे, वो पावर थी चीज़ें शुरू करने की। अगर हम मद्रास कुरियर की बात करें तो वो रिचर्ड नाम के अगेन एक कंपनी के ऑफिशियल ने शुरू किया था, ओके। द न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स ऑफ द अर्ली पीरियड, जो शुरुआती वक्त था, उसका मेन मकसद था इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट, मतलब जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट देना, और यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस के लिए था। अब यूरोपियंस माने कौन? जो इंग्लिश भाषी लोग हैं जो यूरोप से आए हैं, साथ ही साथ एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो लोग थे जो इंडियंस थे बाय रूट्स, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज जानते थे, इंग्लिश कस्टम्स फॉलो करते थे। सो ये जो स्टार्टिंग के न्यूज़पेपर्स हैं सब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए। सो इनके मेन जो ऑडियंस थी वो यूरोपियंस हुआ करते थे और एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे। ये सब हम अर्ली टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम आते हैं सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, सो बहुत सारे पावरफुल न्यूज़पेपर्स शुरू हुए और ये या तो एडिट या पब्लिश होते थे डिस्टिंग्विश्ड और फियरलेस जर्नलिस्ट के साथ। सो अब जो जर्नलिस्ट के नया दौर आया था ये बहुत ही फियरलेस थे, और जो 1/3 ऑफ ये सारे जर्नलिस्ट थे, देखा गया है कि यही थे फाउंडिंग फादर्स ऑफ आईएनसी, जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी बिगनिंग हुई थी 1885 में। सो 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, सो मोस्टली जो इसके फाउंडर मेंबर्स थे या तो वो लॉयर्स थे या वो जर्नलिस्ट थे, ओके। ये सब एलीट लोग थे, लॉयर्स या जर्नलिस्ट आईएनसी के फाउंडर्स में। देन अगर हम पब्लिकेशंस की बात करें, सो फॉर एग्जांपल पब्लिकेशंस लाइक द हिंदू या स्वदेश मित्रन,
जो कि जी सुब्रमण्य अय्यर के थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो हम कभी नहीं इग्नोर कर सकते केसरी और महारट्टा को, जो कि बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक के जरिए पब्लिश किए जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट बंगाली और बंगाली अंडर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। अगर हम सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की बात करें तो ये फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर उस वक्त कहा जाता था, आईसीएस ऑफिसर थे, फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर जो इसे द एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इनका न्यूज़पेपर था बंगाली। देन शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया अमृत बाजार पत्रिका, और उनका साथ दिया मोतीलाल घोष ने। गोपाल कृष्ण गोखले के जरिए और जी के गोखले के जरिए सुधारक नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था। देन एन सेन के जरिए इंडियन मिरर वॉज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन। और वॉइस ऑफ इंडिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पब्लिश होता था बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के नाम पर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियोरी है जो कि इकोनॉमिक थियोरी है, जिसे हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। हम जितने भी न्यूज़पेपर्स और पब्लिकेशन के नाम ले रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू रिमेंबर कि किसके साथ एसोसिएटेड है। अगेन हिंदुस्तान और जो एडवोकेट थे वो जीपी वर्मा के ज़रिए पब्लिश किए जाते थे। अदर न्यूज़पेपर्स लाइक ट्रिब्यून और अखबार आम ये तो थे पंजाब में पब्लिश हुआ करते थे। न्यूज़पेपर्स लाइक इंदु प्रकाश जो पब्लिश होते थे विष्णुराम पंडित के ज़रिए, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि ये सारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे मोस्टली और ये रीजनल न्यूज़ को प्रमोट करते थे। देन ध्यान प्रकाश, ये न्यूज़पेपर कृष्णाजी रानाडे के ज़रिए पब्लिश होता था। अनदर न्यूज़पेपर काल, ये न्यूज़पेपर लिखते थे शिवराम परंजपई। देन गुजराती, ये पब्लिश होता था बॉम्बे में। आफ्टर दैट कम्स सोम प्रकाश, बांग निवासी एंड साधारणी, ये पब्लिकेशंस है बंगाल की। ये सारे नोटेड जो न्यूज़पेपर है उस वक्त के, ये अपने टाइम में नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि एट दैट टाइम जो हमारी मासेस थी उनमें नेशनल अवेकनिंग नहीं थी, द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन नहीं था और अपनी आज़ादी के लड़ने के लिए वो जज्बा नहीं था। लेकिन ये सारे जो न्यूज़पेपर्स थे मोस्टली जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे उसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि जो अन्याय देश भर में हो रहा था वो हर घर तक पहुंचाया और वर्नाकुलर लैंग्वेज में होने की वजह से मोस्टली लोग उसे पढ़ पाए और ये आग की तरह फैला और इसकी वजह से लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ और इसने बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट में। लेकिन ये सारे न्यूज़पेपर्स तो इंडिया में पब्लिश हो रहे थे। अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरीज की जो अब्रॉड रहते थे, मतलब फॉरेन में रहते थे, इंडिया में नहीं थे, वो भी पब्लिश करते थे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स। किस बारे में? इंडिया की सूरत हाल लोगों को बताने के लिए। उसमें श्याम जी कृष्ण वर्मा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि लंदन में लंदन हाउस चलाते थे। क्या था ये लंदन हाउस? ये लंदन हाउस उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हुआ करता था जो इंग्लैंड जाते थे पढ़ाई करने या किसी स्कॉलरशिप्स पर वहाँ जाया करते थे, तो लंदन हाउस उन्हें हेल्प करता था वहाँ पर सरवाइव करने के लिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा का जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन माना जाता है। साथ ही साथ मैडम कामा पेरिस में वंदे मातरम नाम का एक पब्लिकेशन चलाती थी। मैडम कामा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी लेडी हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम किया है। बॉम्बे में जो मैडम कामा के नाम पर एक हॉस्पिटल है और जब 26/11 में टेररिस्ट का अटैक हुआ था मुंबई पर, वन ऑफ द प्लेसेस जो अटैक हुए थे वो मैडम कामा हॉस्पिटल था। देन वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने तलवार नाम का बर्लिन में एक पब्लिकेशन शुरू किया था। बर्लिन यानी हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। अभी तक हमने लंदन, पेरिस,
जर्मनी, बर्लिन, इन एरियाज को देख लिया। देन लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी की भी शुरुआत की थी। गदर पार्टी जो थी एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आउट ऑफ इंडिया रहकर, स्पेसिफिकली सैन फ्रांसिस्को में रहकर काम करती थी। इनकी पब्लिकेशन का नाम था गदर। इन सब का मकसद क्या था? इनका मतलब था टू इन्फ्यूज, यानी पैदा करना नेशनल फीलिंग को, नेशनलिज्म को। किन में? जो इंडियंस हैं बट अब्रॉड रह रहे हैं। जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स थी, लेकिन व्हाट अबाउट वो इंडियंस जो अब्रॉड रह रहे हैं? सो ये सारे पब्लिकेशंस उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। जो न्यूज़पेपर्स थे वो डिपिक्ट करते थे ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को जो कॉलोनियल इंडिया में हो रही थी। इवन 1870 से हम देखते हैं कि सारे डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं, जब से पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई। लेकिन 1920 के बाद हम देखते हैं कि सारे जो न्यूज़पेपर्स थे ये ट्रैक्ड द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। 1920 यानी हम बात कर रहे हैं गांधीयन एरा की। यहाँ पर गांधीयन एरा की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद इंडिया में बहुत ही मास स्ट्रगल्स होंगी, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। ये सारे जो मूवमेंट्स हैं इसके बारे में न्यूज़पेपर्स हमें इंफॉर्मेशन देंगे और इनके जो अकाउंट्स है ये कैन नॉट बी सीन एज अनप्रेजुडिस्ड और कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। आपको ये जानना होगा कि ये ऑल दो सारे न्यूज़पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही करेक्ट है, लेकिन हम इसे अनप्रेजुडिस्ड नहीं कह सकते। मतलब ये कंप्लीटली 100% ट्रस्टवर्दी और बिना कोई बायस के नहीं हो सकते, क्योंकि लिखा तो इन्हें इंसानों ने ही है। सो ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट येट हमें बहुत ही इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें जो पब्लिश होते थे लंदन में, वो प्रो ब्रिटिश राज पीपल भी किया करते थे। जैसे कि हमने देखा वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर्स थे या वर्नाकुलर जो पब्लिकेशंस थी वो इंडिया के प्रो इंडिया थी मोस्टली, जो इंडिया के लिए बातें करती थी। लेकिन अगर हम देखें जो ब्रिटिश राज के लिए बातें करते थे, वो लंदन में ऐसे बहुत से न्यूज़पेपर्स और पब्लिकेशंस थे जो प्रो ब्रिटिश राज थे, मतलब वो ब्रिटिश राज की तारीफ किया करते थे। ऐसे हमें डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स मिलती हैं और इंडिया के नेशनलिस्ट पेपर्स के ज़रिए भी मिलती है।